ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की ईरान यात्रा और भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने ईरानी समकक्ष अली समखानी के निमंत्रण पर तेहरान की एक दिवसीय यात्रा पर थे, जहां उन्होंने ईरान और भारत के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक वार्ता की। यह एक दिवसीय यात्रा शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में ईरान की औपचारिक प्रविष्टि से पहले हो रही है, जिसकी मेजबानी इस वर्ष 3 और 4 जुलाई को भारत करेगा। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार। सर, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे समझना चाहूंगा ये जो मीटिंग हुई है उसके क्या मायने हैं और विशेष रूप से क्या हासिल रहे हैं, क्या चर्चा हुई है, अगर संक्षेप में आप हमारे श्रोताओं को बता सकें। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी का। क्योंकि देखिए, जब वो गए तो हैं वहां पर अपने जो काउंटर पार्ट हैं एडमिरल शमखानी के न्योते पर, और उनकी मुलाकात हुई है और अच्छी उनसे बातचीत हुई है हर क्षेत्र में, चाहे सिक्योरिटी हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक, सभी जो भी हमारे दोनों देशों के बीच संबंध है, कैसे उनको और प्रगाढ़ किया जाए, उन्हें और कैसे आगे बढ़ाया जाए। परंतु ये भी देखना है जो उनकी मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री से भी हुई और उनकी मुलाकात ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से हुई। और दूसरा, भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं वो हालांकि हम कहते हैं जो बड़े ऐतिहासिक रिश्ते हैं, बहुत ही सांस्कृतिक रिश्ते हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं, परंतु फिर भी अभी उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो अगर हम देखें पॉलिटिकल उसमें, जब से नए राष्ट्रपति आए हैं वहां पर नई सरकार आई है, तो हमारे विदेश मंत्री वहां पर बहुत बारी जा चुके हैं। एक्चुअली हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर पहले ऐसे दूसरे देश के नेता थे जो गए थे और उनकी मुलाकात इब्राहिम राइसी से हुई थी जब वो चुनाव में चुनकर आए थे। दूसरी बात सुरक्षा की है। सुरक्षा में हम देखते हैं वहां पर अफगानिस्तान का मुद्दा है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आए हुए करीब अब 2 साल होने को आ गए हैं, परंतु अभी तक वहां पर किसी ने भी उसको मान्यता नहीं दी है। और वहां पर बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अलकायदा है, जैश है, लश्कर है, और बहुत से ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, हिजबुत तहरीर है, जिनको वहां पर उस क्षेत्र में और भारत के लिए भी काफी उनका नुकसान हो सकता है। और जहां तक हम बात करें अगर आर्थिक संबंधों की, तो भारत और ईरान वहां पर चाबहार के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो उसको कैसे डेवलप किया जाए। और भारत ने पिछले कुछ सालों में काफी उसमें आगे बढ़ोतरी की है और इस बार भी ये दोनों देशों में ये बात हुई जो कैसे चाबहार को फिर से उसके ऊपर और ज्यादा फोकस किया जाए और ज्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे कि उसकी कनेक्टिविटी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से रूस के साथ, यूरोप के साथ और बढ़ती है। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है चाबहार और INSTC, वो और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अब रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद रूस के ऊपर बहुत सारे ऐसे सैंक्शंस लग चुके हैं, जिससे कि उसका जो सामान है, उसका जो कनेक्टिविटी है यूरोप के साथ, वो करीब करीब खत्म हो गया है। तो इसीलिए रूस को ये बहुत ही उसके लिए महत्वपूर्ण हो गया है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रूस से आता हुआ अजरबैजान, ईरान से लेकर चाबहार और बंदर अब्बास तक आ सकती है और इसीलिए उसके ऊपर और ज्यादा महत्व बढ़ गया है। जी, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने यह भी संकेत दिया कि ईरान और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने से क्षेत्रीय मुद्दों को हल करने में एक प्रभाव पड़ेगा और इससे बहुत मदद मिलेगी। विशेषकर उन्होंने अफगानिस्तान का उल्लेख भी किया। मैं आपसे समझना चाहूंगा सर कि क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाने के लिए भारत और ईरान एक साथ कैसे काम कर सकते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, भारत और ईरान दोनों ही ये चाहते हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। मतलब जो भी वहाँ के अल्पसंख्यक ग्रुप हैं, चाहे वो हजारा हैं, चाहे वो तजीक हैं, चाहे वो और शिया वर्ग के हैं, जो ईरान शिया वर्ग के वहाँ पर ज्यादा मेजॉरिटी है, तो ये सभी वर्गों को लेकर वहाँ पर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। और आपको याद होगा जो जब तालिबान की जो लीडरशिप थी, दोहा में जब बात हो रही थी
काफी साल तक ये बात चलती रही अमेरिका और तालिबान लीडरशिप के बीच में, और भी कुछ और देश भी इसमें शामिल थे, चीन था, रूस था, पाकिस्तान भी शामिल था। और तब तालिबान ने ये एक कमिटमेंट दिया था जो वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट लाएंगे, और दूसरा वहां पर जो भी महिलाएं हैं और जो स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं उनके लिए भी सब सहूलियत दी जाएगी, उनको भी पूरे अपने राइट्स दिए जाएंगे। जैसे 2001 से लेकर 2021 तक वहां पर विमेन एम्पावरमेंट, औरतें वहां पर लड़कियां स्कूलों में जाती थी, कॉलेज में जाती थी, पढ़ाई करती थी, बाहर जाकर काम करती थी। तो वो इन सबको पॉसिबिलिटी ये होगी और इनको सबको आगे चलने के लिए वो तालिबान को मान्य होगा। परंतु जब से वो अपना सत्ता में आई है तालिबान, तो वो इन्होंने सब जो कमिटमेंट्स थी उसमें से किसी को भी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। तो सबसे पहली बात तो है भारत और ईरान का नजरिया अफगानिस्तान के ऊपर इंक्लूसिविटी में काफी मिलता है, चाहे वो रोल ऑफ विमेन एंड एंगेजमेंट ऑफ विमेन काम करने में उनमें थोड़ा सा फर्क हो, परंतु इंक्लूसिविटी में बहुत मिलता है। और जो वहां का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो किसी भी आतंकी गुट के द्वारा इस्तेमाल न किया जा सके ये अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों में, तो उसमें भी हम दोनों बिल्कुल ईरान और भारत एकदम एक ही पेज पर हैं जिसे कहा जाए। तो इसीलिए दोनों देश बहुत इसमें काम कर सकते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, और इस बारी जैसे आपने बताया जो ईरान को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सदस्यता की उसको मान्यता दी जाएगी। इसलिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि हम दोनों देश मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा के ऊपर भी एक बहुत ही अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम अजीत डोभाल की ईरान यात्रा की चर्चा करें तो उसमें एक अहम मुद्दा आर्थिक माहौल बनाने और व्यापार और निवेश बढ़ाने के बारे में भी था दोनों देशों के बीच में। और जैसा कि आप शुरुआत में कह भी रहे थे, यहाँ पे मैं आपसे समझना चाहूंगा सर कि एक चुनौती भारत के लिए रहेगी डिप्लोमेसी लेवल पे कि जो सैंक्शन ईरान झेल रहा है यूएस से, तो किस प्रकार से एक डिप्लोमेटिक स्टैंड लेना पड़ेगा ताकि दोनों देशों से रिश्ते बेहतर रहें और यूएस से रिश्ते खराब ना हो। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जहां तक जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे 2018 में, उन्होंने ये निर्णय लिया था जो ईरान से तेल लेना बंद कर दिया जाए। तो भारत अब ईरान से तेल नहीं लेता है, हालांकि उससे पहले करीब हमारा 10% तेल ईरान से आया करता था। हम फिर से ईरान के साथ अपने जो संबंध है, वहां से तेल की खरीदारी है, उसको हम फिर से बहाल कर पाएंगे, और ये दोनों देशों के लिए अच्छा होगा, पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जो ग्लोबल मार्केट में तेल की कितनी कमी हो गई है। तो अभी वो बातचीत चल रही है और हमें देखना होगा जो ये इसका क्या हल निकलता है। परंतु दूसरी बात है चाबहार को डेवलप करने की, और चाबहार सैंक्शंस में नहीं है। और हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब तक थे 2021 के शुरू तक, तब तक तो वहां पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जा सका, क्योंकि जो भी प्राइवेट इंडस्ट्री थी, प्राइवेट कंपनी थी, वो ये समझते थे जो अगर हम वहां पर जाएंगे, चाबहार में भी काम करने जाएंगे, तो शायद हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो ट्रेड लिंकेजेस हैं अमेरिका के साथ, उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। परंतु अब भारत ने काम वहां पर करना शुरू कर दिया है। 6 बड़ी बड़ी क्रेन्स वहां पर हमने इंपोर्ट की हैं इटली से, और जो शहीद बहिश्ती टर्मिनल है उसको हमने डेवलप करना शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ ये जो 2-3 मुद्दे हैं, और फिर ईरान एक बहुत बड़ा देश है, उसका जो जनसंख्या है काफी बड़ी है, और ट्रेड, इकोनॉमी, व्यापार के क्षेत्र में भी और निवेश के क्षेत्र में भी हम दोनों देश बड़ा अच्छा सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि भारत अब पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभर आई है, और सबसे तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था भारत है। तो इसलिए मैं समझता हूँ बहुत ही हमारे पास ऐसे मौके हैं जो हम अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बड़ी तेजी से आगे लेकर जा सकें। जी, आज आपने हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की ईरान यात्रा और भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता उमेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।